नमस्कार, मैं शिवा पारद सर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। इंडिया 24 न्यूज के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ डॉक्टर शिवम माहेश्वरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं बरेली में। पुष्पांजलि हॉस्पिटल में जो है एज ए डॉक्टर पेशेंट की जो है हेल्प करती है, मदद करती है, इनको इलाज करती है। तो हेलो डॉक्टर के खास एपिसोड में आज डॉक्टर शिवम माहेश्वरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने पुष्पांजलि हॉस्पिटल में इसमें जो है पेशेंट देख रहे हैं, किस तरह के पेशेंट आपके पास नजर में आते हैं और किस तरह के जो है आपका जो है ट्रीटमेंट रहता है पेशेंट के लेकर, जो है क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, न्यूरो फिजिशियन का मतलब है कि जो दिमाग की बीमारियों का इलाज करते हैं। न्यूरो फिजिशियंस आर जो ऑर्गेनिक बीमारियां होती हैं ब्रेन की, उनका इलाज करते हैं। इसमें हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट होता है वो जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ हो रहा है, उसमें सरदर्द, पैरालिसिस या लकवा, जिसको हम नॉर्मल भाषा में फालिज भी बोलते हैं, जिसमें ब्रेन हेमरेज और इस्चीमिक स्ट्रोक दोनों तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा मिर्गी के दौरे, फिट्स, मांसपेशियों की बीमारियां जिसमें कि मायोपैथी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बीमारियां जिसमें कि मायस्थेनिया ग्रेविस एक मुख्य बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे उपलब्ध है। इसके अलावा नसों की बीमारियां जिसमें न्यूरोपैथी और गुलन-बारे सिंड्रोम, जिसका आजकल बहुत नाम चल रहा है, CIDP, ये सभी नसों की बीमारियां। इसके अलावा चक्कर आना, गिडीनेस होना या नींद में समस्याएं होना, इन सभी समस्याओं का इलाज मैं करती हूँ। बिल्कुल। जैसा कि अभी बात हो गई है बीमारियां किस तरह की आती हैं आपके सामने पेशेंट के द्वारा, अब बात जो है हेलो डॉक्टर के खास कर एपिसोड में जो है डॉक्टर शिवम माहेश्वरी जी के जीवन परिचय पर कर लेते हैं। मैम, जैसे शुरुआत आपकी जो है बचपन से लेके चलते हैं, बचपन से जो अभी तक आपका जो सफर रहा है, जो अनुभव रहा है, वो साझा किस तरह से जो है नीट के एग्जाम के बच्चों को लेकर अपना अनुभव क्या कुछ जो है साझा करना चाहेंगे आप? बचपन से शुरुआत करते हैं, बचपन किस तरह से बीता था आपका? देखिए, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ बेसिकली, और मेरी सब पढ़ाई लिखाई और मेरा सब मेडिकल का एग्ज़ाम MBBS और MD वो सब मेरठ से ही हुआ है। सब में एज ए डे स्कॉलर मैंने वहाँ से पास आउट किया है। UP बोर्ड की मैं पढ़ी हुई हूँ और LLRM मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS और MD मेडिसिन कंप्लीट किया था। बिल्कुल। उसके बाद जो DM न्यूरोलॉजी का डिग्री है वो मेरा दिल्ली से है, इवास हॉस्पिटल है जो कि GB पंत से संबद्ध है। वहाँ से मैंने अपना 2014 में अपना DM न्यूरोलॉजी कंप्लीट किया है। बिल्कुल। मैम, बचपन में जैसे आपने जो है UP बोर्ड से आप रहे हैं, पहले की अपेक्षा जो है इस समय कितना जो है चेंजेस हो चुका है मेडिकल लाइन में? अगर एक बच्चे के मन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या कुछ जो है चेंजेस उसको जो है इस टाइम में जो है झेलने पड़ते हैं, और किस तरह से जो है ये उस टाइम तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, किताबी ज्ञान से जो है अब जो डॉक्टर्स बनते थे, लेकिन इस वक्त तो जो है टेक्नोलॉजी का टाइम है। जो हमें सवाल ढूंढने में उस टाइम जो घंटों लग जाते थे, वो एक इंटरनेट पर सर्च करते ही मिल जाता है। क्या टेक्नोलॉजी आने की वजह से मेडिकल लाइन की जो पढ़ाई है वो आसान हो चुकी है, या उसमें कुछ जो है चेंजेस हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल आसान हुई है। हम लोग तो बुक्स से पढ़ते थे, आजकल तो बुक्स बहुत कम यूज़ करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। ज़्यादातर जो भी कोचिंग हो रही है, जो भी पढ़ाई है, वो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। और पहले जो पढ़ाई हुआ करती थी, जब नीट का एग्जाम था, तो हम लोग 12th के बाद सोचते थे। आजकल पेरेंट्स और बच्चे मेरे ख्याल से 10th पास होते ही नीट की तैयारी या IIT जो भी करना चाहते हैं उसका तैयारी आफ्टर 10th दे स्टार्ट, है ना? बिल्कुल। तो लेवल तो बहुत चेंज हुआ है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बच्चों को फायदा भी बहुत है। हम सब केवल बुक्स पे डिपेंड थे, बुक्स और टीचर्स। मैम, जैसे कि जो टेक्नोलॉजी जितना फायदेमंद है उतना ही जो है डिस्ट्रैक्शन का कारण भी बनती जा रही है। तो जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी बुक्स के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं या JEE की तैयारी कर रहे हैं, किसी विषय की, तो उस दौरान जो है सबसे बड़ी समस्या आती है डिस्ट्रैक्शन की। मान लीजिए 1 घंटा एग्जाम्पल पे 1 घंटा बच्चे ने पढ़ लिया और पता चला कि 5 मिनट उसको रेस्ट चाहिए, नॉर्मल सी बात होना चाहिए। आप पढ़ाई करते समय ऑनलाइन पे एक नोटिफिकेशन आती है इंस्टाग्राम की, और बच्चा सोचता है कि हाँ 2 मिनट देखने के बाद इंस्टाग्राम की रील्स हम वापस अपनी पढ़ाई पर आ जाते हैं, लेकिन वो 2 मिनट कब जो है 2 घंटे में बदल जाता है, उस बच्चे को पता ही नहीं चलता, उसके 2 घंटे वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शन जो होती हैं पढ़ाई के दौरान, इससे किस तरह से बच्चे जो है अपने आप को बचा सकते हैं, स्टूडेंट बचा सकते हैं? क्या अपना अनुभव से साझा करना चाहेंगे आप?
देखिए बच्चा क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, ये सारा कुछ जो है ये घर के माहौल पे डिपेंड करता है। अगर घर में सब लोग जो है केवल मोबाइल और टीवी लेके बैठे हैं तो हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो टीवी मोबाइल छोड़ दें, ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, है ना। और बाकी ये बच्चा अपनी पढ़ाई को लेके कितना सीरियस है, मैंने देखे हैं बच्चे जो बिल्कुल बाहर आना जाना बंद कर देते हैं, पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई ही कर रहे हैं और थोड़ा गेम्स फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो जो बेसिक इफेक्ट है वो बच्चे के ऊपर वो घर के माहौल का है। घर को सुधार के ही हम बच्चे को करेक्ट कर सकते हैं। मैम जैसे कि नीट के एग्जाम जो है अभी एमबीबीएस करने के लिए बच्चों को नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना अनिवार्य है। लेकिन ये देखा जाता है कि एक साल में जो नीट का एग्जाम जो होता है, साल में जो लाखों बच्चों के जो है नीट के एग्जाम के लिए बैठते हैं, पेपर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही % जो बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन जो बच्चे रह जाते हैं उनके दौरान देखा जाता है जो एक बच्चे फॉर एग्जांपल कहना चाहूँगा, एक बच्चा एक किसान का बेटा है, वो अपना नीट के उसको डॉक्टर बनने के लिए अपने पिता से जैसे तैसे जो कर्ज लेकर कोचिंग सेंटर में, दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जो है लाखों रुपए फीस देकर वो सामने आया। उसने फर्स्ट अटैम्प्ट भी दिया, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। सेकंड अटैम्प्ट दिया, फीस उसकी लगातार उसके पेरेंट्स की तरफ से आ रही है, लेकिन वो अटैम्प्ट क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो जब 1-2 अटैम्प्ट क्वालिफाई नहीं कर पाता है, 2-3 नहीं कर पाता है, तो बच्चे के अंदर जो है नेगेटिविटी आने लगती है और बच्चा जो है डिस्ट्रैक्शन के मूड में चला जाता है कि मैं पिता से अपने जो है वो जैसे तैसे करके मुझे फीस सबमिट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी आशाओं पर जो है खरा नहीं उतर पा रहा हूँ और नहीं हो पाया तो मेरा क्या होगा, मेरे पिता से कितना जो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, तमाम उसके माइंड में जो है निगेटिविटी आने लगती है और बच्चा जो है डिस्ट्रैक्शन के मूड में आकर जो है आत्महत्या जैसी जो है घटनाओं को अंजाम देने लगता है, सुसाइड के माइंड उसका खोलने लगता है। एक बच्चे को उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, सही डिसीजन क्या होना चाहिए उस बच्चे का, क्या नाम आपसे बताना चाहेंगे आप? देखिए ये सब भी ये बच्चा कितना प्रेशर ले रहा है अपने ऊपर किसी भी सीट को लेके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, ये भी सब जो माहौल है ये बचपन से ही तैयार हो जाता है। अगर हम बच्चे को शुरू से ये सिखा रहे हैं कि आप पढ़ाई करो, अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आप कहीं ना कहीं निकल जाओगे, है ना। जो बच्चा नीट की पढ़ाई किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और एग्जाम देगा तो वो पास नहीं होगा, बिल्कुल, है ना। आप 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी कर लिया, नहीं निकले तो इसका मतलब आप नीट के लिए नहीं बने हो, फिर आप अपना अलग कहीं और ट्राई करो। और आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो कहीं ना कहीं आप जरूर निकल जाओगे। ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठेगा बच्चा, अगर सीरियस होकर उसने पढ़ाई करी है तो, है ना। तो ये हमको शुरू से ही बच्चों को सिखाना जरूरी है कि एक चीज के पीछे पढ़ना कितना जरूरी है, मतलब अपनी हेल्थ को लेके ध्यान रखना है कि नहीं रखना है, कि अगर नहीं आए तो हम इतनी मेंटली इतने ब्रेक डाउन कर लें अपने आप को कि हम गलत कदम उठा लें। इसके लिए हम ही को उनको मेंटली स्ट्रांग तो शुरू से करना पड़ेगा कि एक चीज अगर नहीं मिली, आपने ट्राई कर लिया 2 बार 3 बार, तो फिर आप दूसरी चीज के लिए ट्राई करो, करना चाहिए। खाली एक ही लाइन नहीं है जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हो, उसके अलावा बहुत लाइन्स हैं अच्छी, कुछ ना कुछ अच्छा ही लिखा होगा आपके लिए अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर तो। बिल्कुल। मैम मुझे एक सवाल अक्सर जो बच्चों के द्वारा पूछा जाता है, नीट के जो है स्टूडेंट होते हैं उनमें एक सवाल रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक 12th क्लास का बच्चा है, उसको सोच के मुझे नीट करने के बाद जो है डॉक्टर बनना है, किस तरह से वो अपनी सही दिशा में जो है, इस समय टेक्नोलॉजी से जो डिस्ट्रैक्शन इतनी सारी चल रही है, पढ़ाई करने के दौरान पढ़ाई से ज़्यादा जो है ध्यान आता है कि इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आना है, मुझे रील्स देखनी है, मुझे रील्स बनानी है, इन सबसे बचना है, अपने लक्ष्य पर भी फोकस करना है, अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। एक बच्चे को सही शेड्यूल उसका जो पढ़ाई को लेकर जो है क्या होना चाहिए और किस तरह से जो है शेड्यूल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जो है करनी चाहिए, उसको क्या कुछ अपने अनुभव से बताने चाहेंगे? देखिए वैसे तो आजकल जब स्कूल बच्चे जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उसके बाद उनके पास टाइम बहुत कम ही बचता है ना। तो वो जो कम टाइम बच रहा है उसमें उनको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स ज़रूर खेलने चाहिए। उसके बाद अगर वो थोड़ा टाइम अगर मोबाइल देखते भी हैं, आज के टाइम में हम 0 मोबाइल बच्चों का नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना। सोशल मीडिया से उनको बिल्कुल हटा के तो रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी टाइम बचता है स्कूल के बाद या कोचिंग के बाद, उसमें कुछ ना कुछ अपना फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए जिससे आपका ब्रेन जो है हेल्दी रहे, क्योंकि आपके माइंड को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी है। कोई भी गेम, कोई भी हॉबी अपनी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जो है माइंड से रिलेटिव जो डॉक्टर्स हैं, माइंड से रिलेटिव जो पेशेंट आते हैं उनके आप जो इलाज करते हैं, एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 14 से जो 25 साल की एज जो होती है बच्चे की, उसमें अलग अलग हार्मोन्स डेवलप होते हैं। माइंड जो है मेल का फीमेल की तरफ और फीमेल का जो है मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उस अट्रैक्शन से कैसा बचा जाए, अपने लक्ष्य को कैसे क्वालिफाई किया जाए, उस सिचुएशन में जो है बच्चे को क्या जो अपना अनुभव से बताना चाहेंगे ऐसे डॉक्टर? देखिए आप एक नॉर्मल फ्रेंडशिप तो सबके लिए
इक्वल है, Common हो है। सकती है, कॉमन है, उसमें हर चीज को हमको गलत तरीके से देखना भी ठीक नहीं होता है। और बाकी हम घर में बच्चों को कैसे समझा रहे हैं, सारी चीजें, गलत चीजें सही चीजें क्या है, ये हम सब बच्चों को अगर हम पहले से ही उनको एजुकेट करके रखते हैं इन चीजों के बारे में, है ना, कि कहाँ तक सब चीजें ठीक हैं और उसके आगे सब गलत है, बिल्कुल। तो बच्चे, अगर आप शुरू से ही आप उनको एजुकेट कर रहे हो इस बारे में, तो वो बच्चे नॉर्मली गलती नहीं करते हैं। ये बहुत कम चांस होता है कि आप बच्चों को अच्छे से, आपके घर का माहौल अच्छा है और आपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट किया है, स्कूल अच्छे में एजुकेशन ले रहे हैं वो, तो कि बच्चा बिगड़ जाए, है ना, ये बहुत कम होता है। और बाकी ये सब नॉर्मली पढ़ाई करते हुए बच्चे अपना लक्ष्य को पढ़ाई करते हुए अच्छे से पा सकते हैं। ठीक है मैम, सबसे बड़ी एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे ये तो हो गया आपके जीवन परिचय की बात, अभी आपके बारे में हमने जाना और सभी दर्शकों को आपने बताया अपने बारे में। अब बात करते हैं जैसे आपका जो ट्रीटमेंट आप करते हैं, किस तरह के जो है पेशेंट आपके पास आते हैं और किस तरह के जो है क्रिटिकल केस भी आपके पास आते होंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, जो सबसे कॉमन दिक्कतें हैं जो न्यूरोलॉजी की हैं, प्रेवलेंट जो हैं, जिनके लिए पेशेंट्स आते हैं, वो कॉमनली हेडेक है, नेक पेन है, बैक पेन है। इसके अलावा नसों की दिक्कत है, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, इसके पेशेंट रहते हैं, जिसका मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। पार्किंसंस डिजीज जो कि ओल्ड एज में होती है, उसमें कॉमन पार्किंसंस डिजीज या याददाश्त की बीमारियां होती हैं, मेमोरी जिसमें धीरे धीरे लॉस होती है, जिसे कि हम डिमेंशिया कहते हैं। क्या ये मेमोरी लॉस जो है कि 30 की एज के बाद ही होती है, या जो 20 की एज के बच्चे होते हैं उनमें भी मेमोरी लॉस की समस्याएं होती हैं? नहीं, ये जो इसके हैं कॉज अलग अलग होते हैं। नॉर्मली अगर कोई वजह नहीं है तो मेमोरी लॉस के जो पेशेंट, जिसे हम डिमेंशिया कहते हैं, वो 60 की एज के बाद होते हैं, 60 की एज के बाद, एक ओल्ड एज के बाद। कॉमनली अगर कम एज में डिमेंशिया हो रहा है तो, या एकदम सडनली से हो रहा है, अगर ओल्ड एज में भी अगर सडन मेमोरी लॉस हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका कारण अवश्य होता है, कोई ना कोई वजह होती है जिसके लिए हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल एक 20 साल के 20 साल के बच्चे का अगर मेमोरी लॉस हो रहा है कि ये जो चीज़ रखने के बाद उसके आंखों सामने होने के बाद विश्वास नहीं कर पा रहा है, ये मैंने काम कर दिया, यही चीज़ हो गया, तो उस कंडीशन में जो बार बार वो चीज़ देख अपनी आंखों के सामने होने के बाद भी वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, ये हुआ है नहीं हुआ है, बार बार उसको चेक कर रहा है, ये सिचुएशन क्या होती है एक बच्चे में, क्या समस्या हो सकती है? देखिए, जो एक बहुत बड़ा कारण जो है मेमोरी लॉस का, एक्चुअली भ्रम होता है कि मेमोरी लॉस हो गई है ना, उसको हम स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं, कि ब्रेन में इतना सब कुछ चल रहा है, इतना मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, अपनी पढ़ाई को लेके या किसी भी चीज़ को लेके इतना हम मेंटल स्ट्रेस में हैं कि हम चीज़ों को भूलने लगे हैं। हम काम वो कर रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, तो हमने जो पढ़ा वो याद नहीं रहा, या जो काम किया वो याद नहीं रहा। तो एक कारण तो इसका मेंटल स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। इसके अलावा कई बार थायराइड की बीमारियां या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी किसी भी एज में ये मेमोरी का डेफिसिट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे प्रॉब्लम ये रहती है, एग्जाम देते इस टाइम जो है कि हाँ पता होता है कि हमने एग्जाम में जो हमने पेपर आने वाला है वो हमको पता है, हम कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन एक मेन जो समस्या होती है कि एग्जाम का जब पेपर हमारे सामने आता है तो माइंड में होता पाता है कि हम कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे, वो छोटी सी वजह जो है इतना बड़ा रूप ले लेती है, जो हमको याद भी होता है हम उस चीज़ को भी भूल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम जिस तरह से अपनी एजुकेशन की पढ़ाई करें, अपनी मेंटल हेल्थ की भी पढ़ाई किस तरह से कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ भी अपनी मजबूत रखें, और एजुकेशन तो हम करते हैं एग्जाम के टाइम में बच्चे जो है, तो पढ़ाई के टाइम से साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ किस तरह से मजबूत रखें ताकि हमें एग्जाम के टाइम पे जो है जो कुछ हमने पढ़ा है वो याद हमको तुरंत आ जाए। किस तरह से हेल्थ की जो है स्वस्थ रखना चाहिए? मेंटल हेल्थ इंप्रूव रखने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है कि जंक फूड वगैरह अवॉइड करने हैं, बिल्कुल हेल्दी खाना खाना है, जिसमें कि आपको अच्छा फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ये अपने खाने में अच्छे रखने हैं, लिक्विड का इंटेक अच्छा रखना है, और डेली कुछ ना कुछ टाइम योगा, मेडिटेशन या फिजिकल एक्टिविटी, कोई सा भी गेम जो आपका पसंद का है, या कोई भी हॉबी, चाहे आपका गार्डनिंग हो हॉबी या बुक रीडिंग हो, कुछ ना कुछ टाइम अपने हॉबी के लिए निकालना है, जिसमें कि आपका माइंड रीजनरेट करता है। और जो भी कोई एडिक्शन है, कोई स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब हमारी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए खराब चीज़ें हैं। जो भी एडिक्शन होता है वो अवॉइड करना है, और नाइट का स्लीप प्रॉपरली 6 से 8 घंटे का नाइट का प्रॉपर स्लीप लेना है, जिससे कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स कर सके नाइट में। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय दिया।
इस एपिसोड में आपको बता दें, हेलो डॉक्टर के खास एपिसोड में आज हमारे साथ डॉक्टर सीमा माहेश्वरी जी मौजूद थी, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और बरेली में अपने मरीजों को जो है सेवाएं लगातार दे रही हैं। फिलहाल में से एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़ की खास पेशकश। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए डॉक्टर के साथ। तक के लिए देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़।